ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। तो आज के इस डीप ड्राइव में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बाहर से देखने पर एकदम किसी शानदार रेस कार जैसी लगती है। हाँ, जिसका इंजन पूरी फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। बिल्कुल। मतलब आज का हमारा मिशन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या जैसे हम HCL कहते हैं, उसके FY26 के नतीजों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करना। और हमारे जो सोर्सेज हैं, जैसे उनका FY26 का स्ट्रेटेजिक अर्निंग्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कुछ डेटा हमने स्क्रीनर से भी लिया है। राइट। और ये सोर्सेज जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वो मतलब सच कहूं तो काफी विरोधाभासी हैं। एक तरफ उनका शुद्ध मुनाफा या PAT सीधा 97% उछल गया है। और रेवेन्यू भी 49% बढ़कर 3078 करोड़ रुपए हो गया है। बिल्कुल। मतलब मुनाफे का आंकड़ा 921 करोड़ पहुंच गया है। और इस चमक को देखकर रातों रात 13 लाख नए रिटेल शेयरधारकों की बाढ़ आ गई कंपनी में। 1.3 मिलियन नए इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन यहीं पर वो रेस कार वाली बात आती है। इंजन तो 97% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ शानदार दौड़ रहा है, लेकिन इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक, मतलब जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें कुछ बहुत गंभीर पेंच ढीले हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्निंग्स डैशबोर्ड तो इस स्टॉक को 10 में से 9.1 का स्ट्रॉन्ग बुलिश स्कोर दे रहा है। जो कि बहुत हाई है। बहुत हाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमी जैसे कुछ इतने बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस रेस कार के इंजन को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये 97% प्रॉफिट ग्रोथ का राज आखिर है क्या? देखिए, अगर हम Q4 के आंकड़ों को देखें तो PAT 191 करोड़ से उछलकर सीधा 444 करोड़ हो गया। वेट, मतलब सिर्फ एक तिमाही में 133% की बढ़ोतरी। बिल्कुल। और पूरे साल का PAT 97% बढ़ना कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये एक भारी भरकम शब्द है। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, मतलब HCL भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। आसान शब्दों में कहें तो खदान से तांबा निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने और आखिर में वायर रॉड बनाने तक सब कुछ कंपनी खुद करती है। अच्छा, तो अगर मैंने इसे एक एनालॉजी से समझूं, मान लीजिए कोई बेकरी है। अगर वो बेकरी अपना खुद का गेहूं भी उगा रही हो, अपना आटा भी खुद पीस रही हो और फिर ब्रेड बना रही हो, तो उसे बाहर के बाजार से कच्चा माल नहीं खरीदना पड़ेगा ना? एकदम सही। और तांबे के ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो ऐसे में ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी के मार्जिन्स को इस वॉलेटिलिटी से कैसे बचाता है? क्योंकि उनकी अपनी खदानें हैं तो कच्चे माल की कॉस्ट उनके लिए फिक्स्ड रहती है। तो जब ग्लोबल बाजार में तांबे के दाम बढ़ते हैं तो उन्हें बाहरी सप्लायर्स को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। अरे वाह, मतलब मार्केट में दाम बढ़ने का पूरा फायदा सीधा उनके मुनाफे में जुड़ जाता है। बिल्कुल, जिसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज की दुनिया में जो तांबे की मांग बढ़ रही है वो अभूतपूर्व है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। 3 से 4 गुना? ये तो बहुत बड़ा जंप है। और सिर्फ EV ही नहीं, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और देश भर में जो नया पावर ट्रांसमिशन ग्रिड बन रहा है, इन सब में तांबा ही तांबा इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब ये जो डिमांड है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू एक्सपेंशन का एक बहुत सॉलिड बेस है। एग्जैक्टली। और यही चीज भविष्य के माइनिंग एक्सपेंशन को सस्टेन करने वाली है। ठीक है, मुनाफा तो आ रहा है, लेकिन क्या कंपनी इस 97% प्रॉफिट का सही इस्तेमाल कर रही है? बैलेंस शीट पर कर्ज और कैश फ्लो की क्या स्थिति है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि डेटा बता रहा है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है यानी कर्ज, वो लगातार कम हो रहा है। मतलब कंपनी कर्ज मुक्त होने की राह पर है लगभग। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1474 करोड़ रुपए के एक शानदार स्तर पर पहुंच गया है। 1474 करोड़ का कैश जनरेशन,
ये तो मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है। हाँ, और ये जो घटा हुआ कर्ज और बढ़ा हुआ कैश है, ये सीधे तौर पर उनके फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए खदानों के एक्सपेंशन को तेज कर रहा है। राइट। और एक्सपेंशन की बात करें तो मैंने सोर्सेज में राजस्थान की चांदमारी खदान का जिक्र पढ़ा था। उसे हाल ही में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है ना? हाँ, और ये क्लियरेंस सच में एक गेम चेंजर है। माइनिंग इंडस्ट्री में मतलब फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, सालों लग जाते हैं इसमें। तो इस क्लियरेंस से भविष्य के माइनिंग कैपेसिटी टारगेट्स पर क्या सीधा असर पड़ेगा? देखिए, HCL के पास लगभग 755 मिलियन टन का कॉपर रिजर्व बेस है, लेकिन खदान की मंजूरी के बिना वो सिर्फ जमीन के नीचे दबा पत्थर है। सही बात है। तो ये जो चांदमारी खदान का क्लियरेंस मिला है, ये इस रिजर्व को असल कॉपर आउटपुट में बदलने का रास्ता खुलता है। मतलब ये भविष्य के रेवेन्यू और माइनिंग कैपेसिटी को सीधे तौर पे सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, और शायद इसी कैश फ्लो कॉन्फिडेंस की वजह से कंपनी ने ₹1.58 प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। जो ये दिखाता है कि कंपनी को अपनी लॉन्ग टर्म कैश जनरेशन हेल्थ पर पूरा भरोसा है। हाँ, डिविडेंड देना हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन अब आते हैं इस शो के सबसे दिलचस्प और थोड़े डरावने हिस्से पर। 13 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर, मतलब शेयर बाजार ने इस 97% PAT ग्रोथ पर जो रिएक्शन दिया है, वो एक शेयर होल्डर सुनामी की तरह है। सुनामी बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। स्टॉक ने एक साल में 78% का रिटर्न दिया है। मार्च 2025 में शेयरधारकों की संख्या लगभग 6.35 लाख थी, जो अब सीधा छलांग लगाकर 13.39 लाख हो गई है। मतलब रातों रात 1.3 मिलियन नए लोग इस कंपनी से जुड़ गए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये 1.3 मिलियन नए रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों पर, जैसे उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन या फ्यूचर कैपेसिटी, उस पर कोई फंडामेंटल फेथ दिखा रहे हैं, या फिर ये महज एक स्पेक्युलेटिव हाइप है, फोमो? इस सवाल का जवाब हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा में मिलता है। अगर हम इस रिटेल सर्ज को हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखता है। FII और DII की बात कर रही हैं आप? हाँ, देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII की हिस्सेदारी बढ़कर 6.4% हो गई है। ठीक है, विदेशी निवेशक पैसे डाल रहे हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे भारत के बड़े म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने अपनी होल्डिंग 8.57% से घटाकर 5.39% कर दी है। वेट, मतलब जब 13 लाख नए आम लोग शेयर खरीद रहे थे, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपने शेयर बेचकर बाहर निकल रहे थे। बिल्कुल, और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर DIIs क्यों निकल रहे हैं। तो इसका कारण क्या वैल्यूएशन है? हाँ, करंट मार्केट वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड लग रहा है। स्टॉक का P रेशियो 48.5 पर ट्रेड कर रहा है और PB यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 14.3 पर है। एक कमोडिटी कंपनी के लिए 48.5 का P बहुत महंगा है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स हमेशा साइक्लिकल होते हैं, है ना? एग्जैक्टली। और यही वो बात है जो इस 7.3 मिलियन नए शेयर धारकों की सर्च को फंडामेंटल कन्विक्शन कम और स्पेक्युलेटिव नॉइज ज्यादा बनाती है। मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर्स शायद सिर्फ 78% का रीसेंट रिटर्न देखकर कूद पड़े। हाँ, और ये लॉन्ग टर्म स्टॉक वोलेटिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसे थोड़ा और समझाइए। ये 1.3 मिलियन नए इन्वेस्टर्स स्टॉक वॉलेटिलिटी को कैसे प्रभावित करेंगे? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर पैनिक में जल्दी आ जाते हैं। जब तक कॉपर प्राइसेस ऊपर हैं, सब खुश हैं, लेकिन जिस दिन ग्लोबल मार्केट में तांबे के दाम गिरेंगे, जो कि गिरते ही हैं, तो ये 13 लाख लोग एक साथ बेचने की कोशिश करेंगे और तब स्टॉक प्राइस बुरी तरह क्रैश हो सकता है। बिल्कुल, जिससे कंपनी की ओवरऑल स्टॉक स्टेबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। राइट। और ये स्टेबिलिटी का सवाल हमें आज के सबसे गंभीर टॉपिक की तरफ ले जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस। शानदार प्रॉफिट अपनी जगह है, लेकिन जो रेड फ्लैग सोर्सेज में मेंशन है, उन्हें नजरअंदाज करना सच में खतरनाक हो सकता है। ये सबसे बड़ा डार्क साइड है इस कंपनी का। मैं सोर्सेज पढ़ रहा था और पता चला कि BSE और NSE ने कंपनी पर 9,55,800 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। हाँ, और ये जुर्माना कोई छोटी मोटी गलती के लिए नहीं है। कारण ये है कि, और ये सच में हैरान करने वाला है, नवंबर 2024 से बोर्ड में कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, यानी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। ये सिर्फ एक कागजी खामी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फेलियर है। वेट, मतलब
1474 करोड़ रुपए का कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है और शायद कोई वैध ऑडिट कमेटी भी नहीं है ना? नहीं है। और मार्च 2025 से बोर्ड में कोई महिला डायरेक्टर भी नहीं है। ये तो साफ तौर पर कंप्लायंस रूल्स का भारी उल्लंघन है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ना होना लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्टेबिलिटी को कैसे खतरे में डालता है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम होता है मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाना। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। एक तरह से वो इन्वेस्टर्स के हक की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। जब बोर्ड में कोई इंडिपेंडेंट आवाज ही नहीं है तो चेक इन बैलेंस का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर मैनेजमेंट कल को कोई गलत केपेक्स डिसीजन ले ले तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और एक वैध ऑडिट कमेटी के बिना उन 97% प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़ों की आजाद समीक्षा कौन कर रहा है? वही तो। और ये कंप्लायंस की भारी चूक कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और गवर्नेंस के साथ साथ कुछ पेंडिंग लीगल डिस्प्यूट्स भी हैं जो फ्यूचर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हाँ, सोर्सेज में कई ऐसे कानूनी विवादों का जिक्र है जो काफी सीरियस हैं। जैसे गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट या जीसीपी की लीज का मामला। वो लीज अभी तक लटकी भी है ना? हाँ, लीज का फाइनल एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है और इसके अलावा कुछ वेंडर आर्बिट्रेशन के मामले भी चल रहे हैं। हाँ, और मलंजखंड खदान को लेकर भी कोई टैक्स का इशू था शायद। राइट। म्युनिसिपल काउंसिल ने जो टर्मिनल टैक्स लगाया है मलंजखंड में, वो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बाप रे। और झारखंड में जल संसाधन विभाग ने जो पानी के इस्तेमाल को लेकर करोड़ों रुपए की नई डिमांड निकाल दी है, वो भी तो एक बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। माइनिंग और स्मेल्टिंग ऑपरेशंस में पानी बहुत जरूरी होता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला कंपनी के खिलाफ गया तो ये उनके ऑपरेशंस की कॉस्ट बहुत बढ़ा देगा। तो मतलब जब कंपनी इन बड़े कानूनी और रेगुलेटरी मामलों में फंसी है तब एक मजबूत बोर्ड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ना होना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें, मतलब एक तरफ हमारे पास 97% का शानदार पीएटी ग्रोथ है। हाँ, और उनका मजबूत वर्टिकल इंटीग्रेशन जो मार्जिन्स को बचाता है। और चांदमारी खदान का एक्सपेंशन जो ईवी और रिन्यूएबल डिमांड के दम पर फ्यूचर रेवेन्यू कैपेसिटी को एक सॉलिड बेस दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 13 लाख नए रिटेल निवेशकों का वो स्पेक्युलेटिव सर्ज है जो वैल्यूएशंस को ओवरहीट कर रहा है। और सबसे खतरनाक बोर्ड गवर्नेंस में कंप्लायंस की वो भारी चूकें और पेंडिंग कानूनी विवाद जो इस पूरी रेस कार की नींव को कमजोर कर रहे हैं। ये विश्लेषण इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि बैलेंस शीट पर शानदार दिखने वाले आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल सही कहा। किसी भी कंपनी के सही मूल्यांकन के लिए उसकी गवर्नेंस, कंप्लायंस और रिस्क्स को समझना उतना ही जरूरी है। क्योंकि बिना अच्छे गवर्नेंस के कोई भी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। तो इस डीप डाइव को हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज 13 लाख नए निवेशक सिर्फ प्रॉफिट और 78% का रिटर्न देखकर इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जब बोर्ड रूम में चेक एंड बैलेंस रखने वाली वो स्वतंत्र आवाजें ही गायब हैं, तो अगली बार जब ग्लोबल कमोडिटी साइकिल पलटेगी और तांबे की कीमतें अचानक नीचे गिरेंगी, मेरा मतलब है जब अचानक नीचे गिरेंगी तो क्या ये कंपनी बिना किसी बड़े गवर्नेंस क्राइसिस के उस भारी झटके को बर्दाश्त कर पाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए जो सिर्फ आंकड़े देखकर फैसले लेता है।